अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने जियोग्राफी में एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पढ़ा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एज डेम्स आर कॉल्ड टुडे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो हमने उसमें डिफरेंट एडवांटेज उसके पढ़े। तो बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक डैम ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डैम क्या होता है। तो एक डैम जो होता है एक बैरियर होता है। मैंने बैरियर क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लो होता है पानी का, तो वो एक जगह एक रिजर्वायर में जमा होता है या एक लेक की सूरत में वो जमा होता है या एम्पाउंडमेंट की सूरत में पानी कहीं जमा होता है। तो तभी इसमें ये कहा गया है कि a dam is a barrier across flowing water obstructs or retards the flow after creating a reservoir, lake or impoundment। तो मोस्टली जो डैम है या डैम्स को रिजर्वायर का कहते हैं। तो अगर हम डैम्स की बात करें, जो ये डैम्स है ये क्लासफाई होते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ हाइट। तो ये प्रॉब्ली ये आ सकता है कि डिफाइन करो, डैम को डिफाइन करो, या ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि डैम्स किस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं या क्लासफाई कर सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर का देखें, तो स्ट्रक्चर में हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पे हम डैम्स को क्लासफाई कर सकते हैं एज टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैशनरी डैम्स। तो जो टिम्बर डैम्स वो जिसमें लकड़ी लगी हो, एम्बैंकमेंट डैम्स जिसमें सॉइल सैंड क्ले लगे मटेरियल एज ए मटेरियल, और मैशनरी डैम्स में स्टोन्स ग्रेवल ब्रिक्स लगते हैं। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट पे भी डैम्स क्लास पे होते हैं। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको। तो लो हाइट डैम्स मतलब जिनकी छोटी हाइट हो, मीडियम हाइट और हाई डैम्स। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो इट इज़ सेड दैट ताहरी डैम इज़ लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। तो ये हुई डैम्स की बात। डैम क्या है? तो आपको याद रखना है कि डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर obstructs or retards the flow after creating a reservoir, lake or impoundment। तो जब हमने जो एडवांटेज पढ़े थे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, हमने बताया था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स मीन्स कि वो कोई प्रोजेक्ट जिसके डिफरेंट पर्पज़ हो। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो इन डेवलपमेंट मतलब जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनने लगे, तो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसने इनको एक स्टेटमेंट दिया इन डैम्स के बारे में। क्या बताया कि जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है या रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये मंदिर है नए हिंदुस्तान के। तो उसने क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे डैम्स बन गए और इनका एक पर्पज़ नहीं था, डिफरेंट पर्पज़ थे। इनको ये भी कहा जाता था इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट अप्रोच या टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि ये एक वो गाड़ी है जो हिंदुस्तान को, दैट वुड लीड इंडिया कहाँ, टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और उसका ये भी मानना था कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इससे क्या होगा, इससे सिर्फ एक पर्पज़ फुलफिल नहीं होगा, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड इसलिए है बिकॉज इट विल लेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो विलेज इकोनॉमी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, और ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद करेगा, डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में मदद करेगा, और ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, जो अर्बन इकोनॉमी है उस उसको भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब, या हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेट दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो रही बात
जो डैम्स मतलब हमने एडवांटेज पढ़े, बहुत सारे एडवांटेज पढ़े कि डैम्स जो है इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, मतलब इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, या मतलब बहुत जो हमने पढ़े डिफरेंट जो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा, दोज आर द advantage of multi-purpose projects. But there are several disadvantages, or there are certain criticism or opposition of by the people, जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है उनके मुताबिक, मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं या अपोजिशन है। तो कुछ ऐसे रीज़न है जिसके बेस पे इनको अपोज किया गया है, या हम कह सकते हैं कि दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो हम जब देखते हैं जियोग्राफिकल रीजंस, तो जियोग्राफिकल रीजन में जो पहला रीजन हमें पढ़ने को मिलता है कि जो ये डैम्स है ये डिस्टर्ब करते हैं। किसको डिस्टर्ब करते हैं? जो इफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? तो जो नेचुरल फ्लो होता है रिवर का, उसको ये मतलब ये अफेक्ट करते हैं। मतलब जो ये एक रिटर्न, ये मतलब रिटर्न या ओवरस्ट्रिक्ट करता है जो फ्लो होता है, फिर जो रिवर का कोर्स होता है वो मतलब नेचुरली फ्लो नहीं करता। दूसरा जो डिसएडवांटेज है जियोग्राफिकल रीजन में कि ये एक्सेसिव सेडिमेंटेशन करता है एट द बॉटम। इसका मतलब क्या है? जब ये डैम में पानी जमा होता है तो वहाँ बॉटम में बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन होती है, डिपॉजिशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो वॉल्यूम होता है कि डैम जो होते हैं कि ये वॉल्यूम कब कैप्चर करते हैं वाटर का, तो वो रिड्यूस होता है। और इसके इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो कोर्स होता है फिर रिवर का, ये रॉक केयर बेड्स बनता है। रॉक केयर बेड्स मीन्स कि जैसे कि सेडमेंट्स होते हैं या डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। इससे ये होता है कि जो सेडमेंट्स वगैरह डैम में हो रहते हैं, लेकिन जो बाकी कोर्स होता है रिवर का, तो वो रॉक केयर बनता है। और रॉक केयर जब बनता है तो पथरीला बनता है, रेतीला नहीं रहता है। तो इससे इससे क्या होता है? इससे ये होता है पोरर हैबिटेट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ। जो एक्वेटिक लाइफ है उनको ज़रूरत पड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जमा होते हैं? वो होते हैं डैम्स में। फिर जाके जो कोर्स आगे बढ़ता है रिवर, वो उसमें वो सेडमेंट्स, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो सफिशेंट होते हैं उन एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो वो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं करते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ वो है, वो भी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो ये जियोग्राफिकल रीज़न है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन होती है इन डैम्स बनाने से वो सबमर्ज होती है, या वो सॉइल जो है वो सबमर्ज होता है। जो फर्टिलिटी मतलब जो फर्टाइल सोल वो मतलब ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है सबमर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल। इसके अलावा हमने एक एडवांटेज पढ़ा था कि जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है फ्लड्स। क्योंकि जब बारिश ज़्यादा आती है, रिवर्स का पानी बढ़ता है, तो वो पानी हम डालते हैं डैम्स में, क्योंकि इससे मतलब ज़्यादा फ्लो जो है वो कम होता है। लेकिन क्या होता है, जब ये डैम फुल हो जाते हैं, तब अगर हम वो पानी उसी में रखें तो डैम फट जाएगा। तो क्या करते हैं, तो गेट खोले जाते हैं इस डैम के, तो रिलीज जो वाटर होता है डैम से, इट ट्रिगर्स फ्लड्स। और क्या होता है, एक साथ जब पानी निकलता है तो इससे क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, सॉइल एरोजन हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन हो सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, वाटर बोर्न डिजीज़, वो भी हो सकती है, जैसे कि फ्लड्स में आती है होती है। तो इन वन वे कि हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा कि ये रेगुलेट करता है फ्लड्स को, बट जब ये ज़्यादा पानी आए, जब ये कैपेसिटी मतलब जो डैम की में कैपेसिटी होती है वॉल्यूम रखने की, जब वो भी पार करती है तो वो छोड़ना पड़ता है वो पानी। तो फिर ये ट्रिगर करता है फ्लड को, न कि रेगुलेट करता है फ्लड को। इसके सोशल इम्पैक्ट्स भी है, मीन्स कि हम कहेंगे डिसएडवांटेज। वो क्या है? जैसे कि मतलब जब कोई मतलब जो मतलब डैम बनता है तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ की, ट्राइबल लोगों की। उनको कहा जाता है कि यहाँ से निकल जाओ, हमें बनाना है डैम, आप करो काम, हम आपको देंगे क्या, हम आपको ज़मीन देंगे, बाकी चीज़ देंगे। लेकिन यह होता है फिर अनफेयर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस। इन मतलब फिर वो मानते हैं हाँ जी हाँ ठीक है, अगर वो नेशन के लिए कोई फ़ायदा है, हमें कुछ और ज़मीन मिलेगी, तो वो छोड़ते हैं। लेकिन फिर उनको नहीं मिलता, फिर वही जाके आगे वही लोग अपोज करते हैं इन चीज़ों का।
और इससे क्या होता है, एक और चीज़ है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि जो जब इरिगेशन फैसिलिटी इजीली मिलती है तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ज़्यादा उगाए जाते हैं, और जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो ज़्यादा उगाए जाते हैं। और इससे क्या होता है, जब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स ज़्यादा उगाए जाते हैं तो इकोलॉजिकल कंसर्न्स पैदा होते हैं, जैसे कि सेलेनाइजेशन ऑफ द सॉइल। जब सॉइल की सेलेनाइजेशन ज़्यादा होगी तो फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज़ होती है, मतलब जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है। तो ये भी एक कंसर्न है, इकोलॉजिकल कंसर्न है। और ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है, इससे क्या है, इससे फ़ायदा मिलता है किनको, बड़े बड़े फार्मर्स को, बड़े बड़े लैंड ओनर्स को। जो बेचारे लैंडलेस पोअर लोग होते हैं उनको कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है। इसके अलावा जो और एक हम कह सकते हैं कि अपोजिशन या एक डिसएडवांटेज इनका, कि बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स अराइज हो गए बहुत जगहों पे। तो क्यों अराइज हो गए, क्योंकि स्पेशली उन लोगों ने अराइज किए जिनको बताया गया कि जी हमें डैम बनाना है, इससे तरक्की होगी। हाँ, तरक्की तो होगी, लेकिन तरक्की किन के लिए, अमीर लोगों के लिए। तो ऐसे कि जैसे सोशल मूवमेंट्स नर्मदा बचाओ आंदोलन है, या इट इज़ जो नर्मदा रिवर है, या टेहरी डैम आंदोलन है। क्यों, कौन करता है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़। इवन कि एनवायरमेंटलिस्ट भी करते हैं, या जो कंसर्न होते हैं एनवायरमेंट के रिलेटेड लोग, वो भी करते हैं। बट मोस्टली जो ये बेनिफिट्स जो ये यूज़ करते हैं इन डैम्स के, वो कौन करते हैं, लार्ज बड़े बड़े लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स। और जब उनको मतलब फ्यू, जो हम कहेंगे कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है और बाकियों को नहीं मिलता है। अगर हम कहेंगे कि अगर कोई डैम बनाते हैं, हाँ इसके फ़ायदे हैं, जो हमने पढ़े फ़ायदे इसके पढ़े, इसके एडवांटेज पढ़े, लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे तो इसके डिसएडवांटेज भी बहुत है। और मोस्टली जो एनवायरमेंटल कंसर्न है इसके, तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न है इसके। तो दीज वर द डिसएडवांटेज ऑफ द multi-purpose projects. Thank you.